Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start another short story, and that is The Fly. Makhi, The Fly. This story is written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield is from New Zealand and she is a well-known prominent short story writer. बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसकी स्टोरी को क्रिटिसाइज किया है. जब मैं कहता हूँ क्रिटिसाइज किया है तो उसका मतलब है उसके अच्छे पहलू भी और कमज़ोर पहलू भी नुमाया किए हैं, ज़्यादा अच्छे पहलू. कैथरीन मैन्सफील्ड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 20th सेंचुरी. क्लियर? स्टोरी बताने से पहले मैं आपसे एक बात वाज़ेह कर दूं, इस स्टोरी में कंसेप्ट गॉड के मुतल्लिक है, खुदा से मुतल्लिक है और राइटर का ये अपना व्यू है. और इस स्टोरी में मैं जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूँ राइटर और क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँगा. इसमें मेरे अपने ज़ाती कोई भी आइडियाज़ नहीं है, जस्ट मेरी इंटरप्रिटेशन है और आप इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे और आप भी इसे पॉजिटिव लेंगे और इसे स्टडी की हद तक रखेंगे. व्हाट्सएवर द फ्लाई मक्खी. इसके अंदर 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं. एक है ओल्ड वुडीफील्ड. ओल्ड वुडीफील्ड. दूसरा इसके अंदर बॉस है. बॉस, ये एक दफ्तर के अंदर बॉस है. ओल्ड वुडीफील्ड नियर अबाउट 70 years old है और बॉस उससे 5 साल बड़ा है. कितने साल का हो गया? 75 years का हो गया बॉस. लेकिन बॉस ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू वीक वुडीफील्ड. तीसरा इसके अंदर कैरेक्टर एक फ्लाई, एक मक्खी है छोटी सी. लेट अस स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और आखिर में इसकी मजीद वजाहत करेंगे. स्टोरी जो ही स्टार्ट होती है तो राइटर बताती है मैन्सफील्ड कि वुडीफील्ड नाम का एक शख्स है जो आजकल घर पर ही रहता है, क्योंकि जब से उसको हार्ट अटैक हुआ है उस वक्त से उसकी बेटियां उसे घर से बाहर जाने नहीं देती और वो घर में रहता है. उसे शराब इंतहाई मना है और ओनली ट्यूसडे वाले दिन उसको इजाज़त देते हैं उसकी बेटियां कि वो जाएं अपने दोस्तों से मिलकर आएं. और फिर भी वो सोचती हैं ये किसी दोस्त के लिए जहमत ही जाके बनता होगा, किसी का टाइम ही वेस्ट करता होगा, किसी के दफ्तर में जाकर उसके ऊपर बर्डन ही बन जाता होगा. लेकिन वो ट्यूसडे वाले दिन उसे अच्छे कपड़े पहनाती हैं और उसके बालों में ब्रश करती हैं और उसको तैयार कर कहती हैं कि आज आप जाइए, घूम आइए. और फिर उन्हें पता है कि ये सारा दिन आज वंडरिंग करेगा, घूमता फिरता रहेगा. आज ट्यूसडे है. वुडीफील्ड अपने एक्स बॉस की तरफ गया है. एक्स बॉस, उसका प्रीवियस बॉस जिसके दफ्तर में वो काम किया करता था. जो उसके दफ्तर में पहुंचता है वो वहां पर बैठा हुआ है और वहां पर जो कालीन है रेड कलर का है, उसके ऊपर बड़े बड़े वाइट दायरे हैं, कर्टन बहुत खूबसूरत हैं और एक ग्रीन चमड़े वाली कुर्सी में वुडीफील्ड बैठा हुआ है. सामने उसके बॉस बैठा हुआ है और बॉस ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहा है. वो ज़्यादा हैंडसम है और लगता है वुडीफील्ड से भी ज़्यादा वो तंदुरुस्त है, फ्रेश है. तो वुडीफील्ड को पता है कि बॉस हमेशा अपने कमरे की तारीफ सुनना पसंद करता है और पिछले कई सालों से या कई महीनों से जब भी वुडीफील्ड उसके पास आता है तो वो तारीफ ही करता है, जी ये मैंने कर्टन मंगाया है फ़िलहाल जगह से, ये कालीन जो है बहुत उम्दा कालीन है और मैंने ये फ़िलहाल जगह से मंगाया है, टेबल बहुत अच्छी है, फर्नीचर कैसा है, वो हर चीज़ की तारीफ करता है. वुडीफील्ड वहाँ पर बैठा हुआ है और वो शायद इंतज़ार कर रहा है कि वुडीफील्ड अब चला जाए. वुडीफील्ड ने उसके कमरे की तारीफ तो की है. अब बॉस यही सोच रहा है कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है. तो वुडीफील्ड के जहन में कोई चीज़ है. वुडीफील्ड बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो किसी पर्पज़ के तहत बॉस के पास आया था. उसने कोई चीज़ कहनी थी, वो भूल गया है. वुडीफील्ड को कहता है मैंने कोई चीज़ कहनी थी लेकिन मैं लगता है भूल गया हूँ.
बॉस कहता है हाँ मुझे पता है इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन मेरे पास एक कीमती चीज है तुम्हारे लिए। और वो नीचे से एक बद्दी सी गोल सी छोटे कद की मोटी सी एक बोतल निकालता है जिसके ऊपर स्मगलर लिखा हुआ है शायद, और वो बोतल निकालता है और कहता है कि ये चंद कतरे ये तुम्हें बिल्कुल गरमा देंगे। और मुझे किसी आदमी ने कान में आकर सरगोशी की है कि ये वाइन विंडसर कैसल से आई है, ये बहुत उम्दा वाइन है। और वो जाम भरता है और कहता है कि इसके अंदर पानी नहीं मिलाना, क्योंकि ऐसी उम्दा चीज के अंदर मिलावट अच्छी नहीं लगती। वाइन को पानी में मिलाकर या सोडे में मिलाकर पीते हैं। तो दोनों ने उसने जाम पकड़ा दिया। बॉस ने जाम वुडीफील्ड को पकड़ा दिया। वुडीफील्ड ने जाम को देखा और बॉस ने जाम के पीछे से एक आंख से वुडीफील्ड को देखा। और वुडीफील्ड ने कहा तुम्हें पता है मुझे सख्ती से मना किया गया है वाइन पीने से, और मेरी बेटियां मुझे बिल्कुल नहीं पीने देती। वो कहता है ये बस कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनका पता सिर्फ मर्दों को होता है, औरतों को पता नहीं होता उनका। और वो जाम से जाम टकराते हैं और जो ही वुडीफील्ड जाम पीता है तो बॉस से देखता है कि वो अपने जबड़ों के अंदर किस तरह से शराब को हिला रहा है और किस तरह घूंट भरता है। वुडीफील्ड जो ही शराब पीता है, गो के उसके लिए शराब जो है वो मना थी, नुकसानदेह है इंतहाई, उसके लिए मौत है। लेकिन वुडीफील्ड पी गया है उस शराब को और उसका जहन, उसने शराब ने जहन को गरमा दिया। वुडीफील्ड को बात याद आ गई। अब आपने एक पॉइंट नोट करना है कि शराब वुडीफील्ड के लिए मौत है। बॉस ने उसे वो मौत पिला दी। अब वुडीफील्ड क्या कह रहा है सुनिए। कहते हैं मुझे बात याद आ गई है। क्या बात याद आ गई है? हाँ वो पिछले दिनों मेरी बेटियां बेल्जियम गई हुई थी। बेल्जियम गई हुई थी अपने भाई की कब्र पर। यानी कि मैं अंदाजा हो गया वुडीफील्ड का एक बेटा बेल्जियम में दफन है। वो किसी वजह से मर गया है, जंग में या किसी भी मामले में मर गया है। ये बात क्लियर हो गई। किसकी बेटियां गई हुई थी? वुडीफील्ड की। वहां पर तुम्हें पता है कि शराब इतनी महंगी थी, चीजें इतनी महंगी थी, और इतनी छोटे से बर्तन के अंदर थोड़ी सी शराब के इतने ज्यादा पैसे वो ले रहे थे, 10 फ्रांक ले रहे थे। बॉस उसकी बात सुनता है, अच्छा। और फिर बाद में जब वो वापस आई तो उन्होंने उनके स्पून और उनकी खाले जो बर्तन थे वो चुरा कर ले आई। चुरा कर ले आई। अच्छा किया है, मैं तो कहता हूँ इतनी महंगी शराब पर ऐसा ही करना चाहिए। उनके चम्मच वगैरह चुरा के ले आई, अच्छा किया उन्होंने। हाँ वो जब अपने भाई की कब्र पर गई तो उसके साथ वो आपके बेटे की कब्र पर भी गई। यानी कि वुडीफील्ड का बेटा भी उसी जगह दफन है बेल्जियम में, उसी ग्रेवयार्ड में। और बॉस का भी एक बेटा मर चुका है जंग के अंदर, वो भी उसी ग्रेवयार्ड में दफन है। अब हमें क्लियर हो गया बॉस और वुडीफील्ड का एक रिलेशन और भी है कि उन दोनों के बेटों की कब्रें भी एक ही ग्रेवयार्ड में एक ही सिटी में है। क्लियर हो गया। तो वो जब वहां गए तो वो ग्रेवयार्ड तो बहुत खूबसूरत है और वहां पर लगता था जैसे गार्डन के अंदर कब्रें हैं सारी, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो मुझे ये चीज बतानी थी। तो बॉस खड़ा होता है, वुडीफील्ड को देखता है और फिर वुडीफील्ड को बाहर की तरफ ले आता है और फिर उसे भारी कदमों के साथ उसे कहता है ठीक है जी आप जाएं। उसे खुदा हाफिज़ कह के वापस आता है, अपने मोटे भारी भरकम कदमों के साथ उस रेड कलीन को पार करता है, टेबल के करीब आता है और फिर कुर्सी पर बैठता है। सामने उसका नौकर चपड़ासी पियन वो उसके दरवाजे के साथ ठहरा हुआ है और कभी वो अंदर की तरफ आता है, कभी बाहर की तरफ जाता है, जैसे वफादार कुत्ता हो। और बॉस फिर उठता है और मैसी के करीब जाता है। मैसी इज द नेम ऑफ द पियन, पियन का नाम है। वो मैसी कहता है कि अब आधे घंटे तक ऑफिस में कोई नहीं आएगा, और वो आकर चेयर पर बैठ जाता है। अब आपने नोट किया बॉस ने वुडीफील्ड को मौत पिलाई, वुडीफील्ड ने बॉस को उसके मरे हुए बेटे की याद दिलाकर उसे गमज़दा कर दिया, सफरिंग दे दी। ये गम और सफरिंग भी फ्रेश बॉस के लिए मौत ही है। दो बातें हो गई।
बास अब अफसरदा हो गया और सोचने लगा उसको नौजवान बेटा, हाँ जब वो आया करता था, जब वो ऑफिस में आने लगा तो तमाम लोग किस तरह कहते थे, भाई तुम्हारा तो बेटा जवान हो गया, अब तुम्हारे शोल्डर के साथ है, अब ये सारे काम संभाल लेगा। और कितना होनहार था, कितना अच्छा था, कितना बेहतरीन तरीके से काम करने वाला था मेरा बेटा। और फिर जंग में चला गया बेल्जियम, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेड बॉडी आई, जब मुझे खबर आई कि तुम्हारा बेटा मर गया है जंग के अंदर, मेरा तन्हा एक ही बेटा था, मैं कितना रोया था। कितने लोग मेरे साथ है और मुझे कहा कि कोई बात नहीं, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, वक्त जख्मों को भर देता है, तुम परेशान मत हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम भूल जाओगे और जिंदगी में दोबारा तुम बहने लगोगे। मैंने कहा नहीं, मेरा केस डिफरेंट है, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरा एक ही बेटा था, मेरी इसके साथ पैशन ज्यादा है, जज्बात ज्यादा है, मैं इसको कभी नहीं भुला सकता, मैं हमेशा सारी जिंदगी रोता रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। बास ने रोने की कोशिश की। बास गमज़दा तो था, हिज़्नो मालाल के बावजूद उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, वो रोना चाहता था। उसने अपने बेटे की तस्वीर देखी सामने और उसने देखा कि ये तस्वीर उसकी अच्छी नहीं आई थी, इसमें उसके जो इंप्रेशंस हैं उससे जज्बात वाज़े नहीं होते। उस तस्वीर देख के फिर रोना चाहता था लेकिन वो नहीं रो पाया। फिर उसके बेटे की कब्र शक हो गई, खुल गई। उसने अपने बेटे को देखा, वो वर्दी में था, उसने हाथ अंदर डाला और उसका दिल बाहर निकाल लिया बेटे का, सीना फाड़ कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप तो घबराए जाते हैं भाई। अच्छा, उसने अपने ख्याल में देखा वहीं चेयर पर बैठे बैठे कि कब्र खुली है, कब्र के अंदर उसका बेटा वर्दी के अंदर, वर्दी में मलबूस है और सोया हुआ है और बगैर किसी इंप्रेशन के वहां पर सोया हुआ है। वो उसे देखता है, ख्याल ही ख्याल में रोने की कोशिश करता है, रो नहीं पाता। उसी वक्त उसकी टूटी हुई इंक पॉट के ऊपर एक मक्खी, फ्लाई, वो गिरती है और फिर वो उसकी स्लिपरी वाल्व के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इंक पॉट छोटी सी है, दवात, उसी की किनारों पर मक्खी ने चढ़ने की कोशिश की क्योंकि वो गिर चुकी है ना स्याही के अंदर, लेकिन वो दीवार जो है बड़ी स्लिपरी है, वो ट्राई कर रही है, स्ट्रगल कर रही है लेकिन चढ़ नहीं पा रही। बॉस ने एक पेन उठाया और उस पेन की कुल्हाड़े जैसी निब के साथ उसने उस मक्खी को उठाया वहां से और एक टिश्यू पेपर टाइप स्याही चूस होता है उसके ऊपर उसने उसको रख दिया। मक्खी ने पहले कोई हरकत नहीं की, फिर फ्लाई ने आगे वाले पांव निकाले, उनमें जंबिश पैदा हुई, फिर उसने पीछे वाली लेग्स को स्ट्रेच किया, उसके ऊपर अपनी बॉडी को स्टैंड किया और स्ट्रेच किया, परों को खोला, फिर अपने पीछे वाले पांव के साथ अपने पर को दराती की तरह साफ करने लगी और फिर वो अब उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो बैठ गई, उसने अपनी मुंह को बिल्ली के बच्चे की तरह साफ किया और नन्हे नन्हे पाँव के साथ, हाथों के साथ वो उसे साफ कर रही थी। वो कितनी खुश होगी, वो बहुत खुश होगी, वो उड़ने के लिए तैयार है। बास को क्या सूझी, उसने एक कतरा, उसने अपने होल्डर को, पेन को, निब को डिप किया इंक के अंदर और एक कतरा स्याही उस मक्खी के ऊपर डाल दिया। मक्खी गाय बन चुकी थी, उसका सारा जिस्म भीग गया था। उसने कहा फ्लाई हिम्मत करो, स्ट्रगल करो। अब फ्लाई ने दूसरी मर्तबा कोशिश की, हाथ निकाले, पाँव फैलाए, स्ट्रेच किया जिस्म को, मुंह साफ किया, पर साफ के लिए उड़ने के लिए तैयार है। बास ने एक और ड्रॉप लिया इंक का और कहा दैट इज लास्ट, उसने वो उस पर डाला। मक्खी गिर गई, कोई हरकत नहीं हुई। बास को गौर से देखने लगा, फ्लाई की आगे वाले हाथों में हरकत पैदा हुई। उसने कमज़ोर सी कोशिश की, स्ट्रगल की, काफ़ी देर लग गई और उसके बाद फिर उसने वही प्रोसेस शुरू किया, अपने आप को साफ करने वाला, नीट करने वाला। अब लेकिन वो पहले से कमज़ोर नज़र आ रही थी। बास ने उसी वक्त
एक और ड्रॉप लिया और कहा अब आखिरी। ये कौन सा ड्रॉप, कितने ड्रॉप हो चुके हैं? 3, ये तीसरा है। पहली बार तो वो इंक में गिरी थी, पहली बार वो इंक में गिरी थी। सेकंड टाइम ड्रॉप डाला, फिर थर्ड टाइम ड्रॉप डाला, नहीं सेकंड टाइम, अच्छा पहली बार वो इंक में गिरी थी, उसे वो साफ किया, फिर पहला ड्रॉप डाला गया, उसने अपने आप को साफ किया, फिर थर्ड ड्रॉप डाला गया, उसने फिर कमजोर सी कोशिश कर रही है वो, और उस पर थर्ड ड्रॉप गिरा दिया गया। ठीक हो गया जी, बैलेंस हो गया। बॉस ने 3 ड्रॉप्स गिराए हैं और फ्लाई जो है एक बार इंक में गिरी है, यानी कि फ्लाई ने कितनी बार कोशिश की? नहीं, 3 दफा कोशिश कर चुकी है। जब लास्ट ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप गिराया गया है, उसके बाद फ्लाई ने कोशिश नहीं की, फ्लाई पड़ी रही और बॉस ने काफी देर तक उसको देखता रहा और उसको फूंक भी मारी कि ये उड़ जाएगी। फ्लाई वॉज डेड। यहां पर बात नोट करनी है आपने। बॉस ने वुडीफील्ड को मौत पिलाई। वुडीफील्ड ने बॉस को उसके बेटे की याद दिलाकर उसे मौत दी, मौत की तरफ धकेला। बॉस वाकई माजी में चला गया, सफरिंग की तरफ चला गया। बॉस आके बैठा, उसने फ्लाई को देखा, उसने फ्लाई पर 3 ड्रॉप्स गिराकर फ्लाई को डेथ दे दी, मौत दे दी। यूं एक सर्कल मुकम्मल हुआ और इस तरह से राइटर ये बताना चाहती है कि हर शख्स दूसरे के लिए देवता बना हुआ है। बॉस वुडीफील्ड के लिए देवता है, खुदा बना हुआ है और उसको मौत दे रहा है। मौत के परवाने तो गॉड, देवता के हाथ में है ना। वुडीफील्ड भी विक्टिम तो है, वुडीफील्ड विक्टिम तो है, शिकार तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज आल्सो एक्टिंग एज अ गॉड। फिर वो देवता जैसा काम कर रहा है और उसने फिर बॉस को मौत की तरफ धकेला। कैसे? बेटे को याद दिलाकर। और फिर बॉस ने फिर गॉड वाला एक्ट किया, उसने फिर एक फ्लाई को डेथ दी। क्लियर? और इस तरह ये चेन मुकम्मल होती है। मैं एक मूवी देख रहा था, उसके अंदर भी वो आदमी एक डॉग लेकर आता है तो वो पूछ रहा होता है कि ओह ही इज वेटिंग फॉर यू। वो एक बोट से नीचे उतरता है, किनारे पर आता है तो उसका डॉग भी साथ आता है और डॉग वेट कर रहा होता है कि मालिक उसे क्या ऑर्डर देता है। तो उसने उसका जवाब दिया, उसने कहा वी आर देयर गॉड, हम इनके खुदा हैं, हमारे हुक्म से ही चलते हैं। जब लगता है कि जी ये आवारा हो गए, ज्यादा हो गए, फायर मार देते हैं। जब चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिकली दैट इज राइट, ज़िबा करो खा जाओ। उनकी मौत, जिंदगी तो हमारे हाथ में होती है। तो उस मूवी कंसेप्ट से ये एक एलिमेंट था। इसी तरह हमारे इस सोसाइटी के अंदर भी तरतीब ऐसी ही है। एक बड़ा आदमी है, एक छोटा है, एक उससे छोटा है। अमीर आदमी का बस आप पर चलता है, जो हम लोअर मिडिल क्लास से लोग हैं, वो आपको किसी ना किसी तरीके से मौत से धकेलता है, गरीब रखकर, बीमार रखकर, अच्छी फैसिलिटीज ना देकर, धुआं देकर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आप क्या करते हैं? आप फिर आपके आगे फिर स्वीपर्स हैं, गली में काम करने वाले हैं, लोअर क्लास है, बिल्कुल लोअर क्लास है, उसको ऊपर आप फिर वैसा ही एक्ट कोई कर रहे होते हैं। उनको आप फेवर नहीं दे रहे होते, अच्छा खाना पकाना या अच्छा रोजगार नहीं दे रहे होते आप उसे, जो आपके पास है। उनका बस या आपका बस जानवरों पर भी चलता है, गधा है, घोड़ा है, बैल है, उसको आप उनके देवता बन जाते हैं और आप ही उनके लिए सब कुछ, आप खाना भी आपने देना है उन्हें, जब चाहे रोक भी देना है आपने। तो राइटर ने ये एक साइकिल दिखाया है, असल में ये साइकिल दिखाया है। लेकिन इस साइकिल के अंदर जो अहम चीज है वो ये है, उसने टायर नहीं दिखाई है। God is not in the sense of positivity, it was in the sense of negativity, कि डेथ दे रहा है, हर दूसरे को तकलीफ दे रहा है। तो उसने नेगेटिव पहलू उजागर किया है हर शख्स का, और हर शख्स को ये एनालाइज कराया है कि एवरीवन इज इन हिमसेल्फ अ गॉड।
हर शख्स अपने अंदर एक देवता बना बैठा है। और दूसरे के लिए है, आपको बीसों लॉजिक दे दें कि आप जब आपका सब्जियों पर गुजारा होता है, आप जी सकते हैं, और आपको साइंस भी कहती है, और तो फिर आप क्यों लाजमी, कोई आपको ये फर्ज तो नहीं है कि आप गोश्त खाएं, तो आप दूसरों को जिंदा रहने दीजिए। लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो टायरनी, वो जुल्म करने वाली या डेथ पहुंचाने वाली, क्योंकि आपके पास एक ही तो वो मिल रही है, लीगल आपके पास अथॉरिटी आ रही है, आप उसको हाथ से नहीं जाने दे रहे। आपके नहीं जी नहीं, उससे मरना चाहिए, और उससे ये ठीक है, ये लॉजिकल तो नहीं, आपके लिए यही ठीक है। सिंपल लाइफ को करें कि अगर गुजारा करना हो तो सब्जी दाल पे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है, सब्जी दाल पर गुजारा हो सकता है। इवन कि आप घर के अंदर एक मुर्गी पालते हैं या घर के अंदर आप एक बकरा पालते हैं, तो आप भी अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आप रो रहे होते हैं अंदर से, आपका दिल नहीं चाह रहा होता। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बैठे हुए हैं जो ये नज़ारा देख तक नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अब वैसे ये तब्दीली आ भी रही है, क्योंकि साइंस ने भी ज़रा जोर दे दिया है कि जी आप सब्जियों पर गुजारा करें, ये सबसे अच्छी बात है। तो लोग अब थोड़ा सा कर रहे हैं अवॉइड, और बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि जो ही हम आगे बढ़ रहे हैं सेंसिटिविटी बढ़ रही है। आज मेरे सामने बैठे हुए नौजवान, आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं एज कम्पेयर टू आपके पेरेंट्स के, वो इतने सेंसिटिव। अब तो आपको डांट एक बात है कि मुझे डांट दिया गया है, उस डांट की वजह से आप 3-3 दिन शायद रोज रोटी ना खाएं, आप 3-3 दिन शायद किसी बोले ना, डांट की वजह से। और इवन कि हम करें, जब तक हमें चंड ना पड़ती ना, उस वक्त तक तो हम महसूस नहीं करते किसी ने हमें कुछ कहा है, ठीक है। और मेरे वाले साहब तो कहते हैं, वो अगर तुझे हम जूतियों से मारते थोड़ी देर के लिए, तो तुम लोग कहते हो कि जी हमें मारा है। मेरे बाप ने घड़ा उठाकर मेरे सर पर मार दिया था, और मैं घड़े के अंदर खड़ा था, सर पर इतना बड़ा रोड़ा बन गया था मेरे, और मेरा सर फटने वाला हो गया था। तो कहते हैं इस तरह मारते थे। अब सेंसिटिविटी है ना, हमें जूतियों से ही असर हो जाता था, हम कहते कि यार जूतियां बहुत होती हैं, काफी हैं, ये काफी कुछ है, बचना मारा है यार। तो आपके दौर में अब वो थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है ना, अब तो आप कहते हैं डांट दिया है मुझे। तो सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो आप लोग दूसरों के बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे। पहले स्कूल में भी लड़ाइयां इस तरह होती थी, पता चलता था कि बिलाली ने शहजाद का सर फाड़ दिया, खून निकल रहा है, और मिसेस इकट्ठी होती कि आज लड़ाई होगी है। अब आपके स्कूल में किस तरह की लड़ाई होती है, मिस इसने मुझे ये बात की है, ये बुरी बात थी, इसने मुझे क्यों कही है, नहीं इसमें से आप इसको डांटें, तो आप कहते हैं ऐसा। अब ये सेंसिटिविटी है ना, तो सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो फिर आप लोग किसी को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकेंगे। प्रॉब्लम ये है, मेरे भाई ने देखा, उसे हम कहा कि यार हमने ये करना है, तुम्हारी शादी करेंगे, इस तरह बातें कर रहे थे। और फिर हम कह रहे थे कि जी हम बकरा जो है ना वो शादी करेंगे, और साथ जी हमने कहा ये बकरा है कि इसको पाल रहे हैं, घर में वो देख रहा था, वो 6-7 साल का था। लेकिन जो ही हमने ईद के दिन बकरा ज़िबा किया, उसके बाद उस बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया डेली बेस पर। वो जिसके साथ बैठता वो कहता, अब्बू जी आप अब मुझे ज़िबा करेंगे? अच्छा अब्बू जी इधर आता हो, नहीं बेटा आपको नहीं करेंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं। अच्छा फिर वो फिरता 2 दिन सब्र करता, फिर अम्मी से कहता, अम्मी मुझे ज़िबा करोगे, मुझे अल्लाह अकबर करोगे? फिर वो मुझसे कहता, और मुझे आज भी उसका मासूम चेहरा याद है। और स्पेशली मैं उसे नहर पर नहाने के लिए ले जाता था, कमर से चिपटा होता था मेरा, मैं उसे कहता एच वाला बंदा, उसके यहाँ पर एक कुदरती एच बना हुआ था यहाँ पर, ठीक, एच वाला बंदा उसे कहते हैं। अब तो माशाल्लाह जवान है, तो मेरा शागिर्द भी है व्हाट्सएवर। तो ये सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ें रिड्यूस होती जा रही हैं। अब हम चाहते हैं कि दूसरे भी जिंदा रहें। आप लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, आपने देखा होगा वो तो जंगलों में जाकर बकायदा जानवरों का इलाज करते हैं, कि जानवर अगर बीमार है तो उसके प्रॉपर इलाज करते हैं। आपने D.H. लॉरेंस का स्नेक देखा, तो उसने भी यही लेसन दिया कि जी स्नेक है, इवन के जहरीला है, आपको उसके जहर से नफरत होनी चाहिए, ना कि स्नेक से होनी चाहिए। उसने कहा लव द सिनर्स हेट द सिन, ये गांधी ने कहा था, ह्यूमनिज्म का एक वो पॉइंट है। तो सेम इज द केस, मैंने एक चीज बलूचिस्तान में भी देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ।
बलूचिस्तान में जब मैं वहाँ टीचर था तो वहाँ पर दो चीजें सामने आई। एक बहुत बड़ा स्नेक था जो वहाँ पर खेत में रहता था, और एक बार एक लड़के को देखा वो भाग रहा है फौरन। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कैसे सांप देखा है और वहां सांप था। मैंने कहा मारो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सांप कुछ नहीं कहता, ये दस्ता नहीं है। हालांकि बड़ा सारा सांप था, उसका इतना बड़ा मतलब है, काफी उसकी लेंथ थी, कम से कम उसकी 2 मीटर 2.5 मीटर लेंथ थी, हाथ जितना मोटा था। लेकिन उसने कहा नहीं, इसको नहीं मारना, ये काटता नहीं है। तो दैट वाज ह्यूमनिज्म। उसको काटने वाले कम से कम सांप से थी, नॉर्मल सांप से नहीं थी। तो ये भी एक पॉजिटिव बात थी। हालांकि बलोच हैं, बड़े लड़ाके हैं, खूनख्वार हैं। मैंने उनके सरदार से एक दिन पूछा, मोहम्मद दिन उसका नाम था, वो खेत मेरे पास काम करता रहता था। मैंने कहा चाचा मोहम्मद दिन क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं बड़ा खुश हाँ। मैं क्यों? मैं बड़ा खुश हाँ, देखो मैं इतने बाग लाने कि दे सेब दे। कहता है यहां से जब राही गुजरता है वो यहां से सेब तोड़ के खाता है, उसे भूख लगती है, वो कितना खुश होता होगा। और उसके लिए मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, सारा साल। रशिया से परिंदे आते हैं, चाइना से परिंदे आते हैं, मेरे बाग में बैठते हैं और सेब खाते हैं और फिर आगे उड़ के चले जाते हैं। मैं हैरान हुआ यार, हम लोग सोचते हैं कि ये चीज हमारी तबाह हो रही है, खराब हो रही है, और उसकी ज़हन देखो कितना वसी था कि परिंदे आके मेरे यहाँ सेब खा के जाते हैं, मेरे मेहमान हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये ह्यूमनिज्म है। क्लियर? तो ऐसी ह्यूमनिज्म की तमाम लोग, पढ़े लिखे लोग तवक्को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पहलू जो शो किया गया है कि हर शख्स दूसरे को मारने पर तुला हुआ है। असल में ये स्टोरी जो है दैट इज एक्चुअली, इसकी एक डिमेंशन देवता के खिलाफ है, गॉड के खिलाफ है। इसकी एक डिमेंशन, वो खिलाफ क्या है कि आखिर वो मौत क्यों देता है, आखिर वो परेशानी क्यों देता है, आखिर वो मासूम बच्चों को अगर वहीं मारता है तो मासूम बच्चों क्यों मारता है? अगर वहीं मारता है, भाई जिंदगी मौत गॉड के हाथ में है या नहीं है? अगर उसी के हाथ में है मौत, परवाने उसी के हाथ में है, फिर तो मून मार्केट में जो बच्चे मरे हैं धमाके के अंदर, नौजवान तो चलो गुनाहगार हो, हम कहें जस्टिफाई करें, मासूम बच्चे भी तो मरे हैं ना। तो उसका सवाल फिर उठ जाता है, अगर आप सेंसिटिव हैं, कि देवता ने इसको क्यों मार दिया। ये बिल्कुल ऐसी बात है। वो उधर जंग के इलाके के अंदर एक आदमी था, वो बड़ा पीर था, बड़े उसके मुरीद थे, बड़ा वो सुबह उठ के तिलावत, और बड़ा वो अजीम आदमी था पिंड का। पता नहीं रात को उसने ख्वाब देखा, पता नहीं उसको वैसे ख्याल आ गया, या बहुत ज्यादा इबादत रियाजत की वजह से उसके जहन में ये खप्त आ गया। वो सुबह उठा, उसने कहा मैं अल्लाह हूं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसने कहा मैं अल्लाह हूं। मुरीदों ने कहा, उसने कहा बाबा जी मेहरबानी करो, हाथ थौला रखो, एक पाकिस्तानी नाल पिंड भी है। उन्होंने कहा मैं अल्लाह। बड़ी परेशानी हो गई। मुरीदीन जो हैं वो चले गए किसी और बुजुर्ग के पास, उन्होंने रिक्वेस्ट की जनाब हमारे बाबा जी का इस तरह हो गया, बुजुर्ग भी बहुत बड़े हैं, ये कहते हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं जी, वक्त की कैफियत में आ गए हैं, आप ऐसा करें उनके करीब बैठ के कुरान पाक की तिलावत करें। मुरीद सवेरे सवेरे उठ के आ गए, बुजुर्ग जो आके बैठे, उन्होंने तिलावत पढ़नी शुरू कर दी। बुजुर्ग चुप। तिलावत उन्होंने की, और जल्ले 9-10 बजे ना, तो आप वो सोच रहे हैं कि बुजुर्ग अब ठीक हो रहे हैं, तो बुजुर्ग कहने लगा बाबा मेरा ही कलाम मैनू सुनाई जाते हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, परेशानी बढ़ गई। खैर वो कहीं पिंड में वो तो दूर रहता था एक बंदा, वो गले में तवीज, सारा दिन वाई बेजी थे, उच्चा काटते में चौड़ा जिस्म। उसको किसी ने बता दिया कि उधर अल्लाह मियाँ रहता है। वो के हैं? वो के हाँ। वो के ले, उसने वो डांग उठाई अपनी, सफर शुरू कर दिया उसने सुबह सवेरे, लेफ्ट राइट डांग घुमाता हुआ पहुंच गया। उसने इससे रहता है? हाँ जी इधर रहता है। लोगों ने बताया इधर रहता है जी। चला गया, बाबा जी बैठे सन, मुरीदी बैठे सन, तो बाबा जी दरमियान में महफिल बड़ी गर्म सी। उसे जाकर ऐसे डंडा गाड़ा जमीन में, उसने कहा अल्लाह मियाँ तू है? बाबा जी ने कहा हाँ।
उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा हाँ। उन्हें कहा जी पिछले साल जरा मेरा पुत्र मारिया सी, तू मारिया सी? वो आके मेरी तौबा है, मैं नहीं। ओके, मैं नहीं। तो उसके अंदर से वो भूत निकल गया। ठीक है, तो अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर उसके हाथ में परवाने हैं, देवता के हाथ में, तो फिर सेंसिटिविटी का आलम है, तो फिर तो आप क्वेश्चन रेज कर देंगे। तो मैनसफील्ड ने ये काफराना सवाल उठा, उसने कहा कि मौत के परवाने उसके हाथ में हैं। सबसे पहले वो कहती है कि गॉड ने 2 बॉयज को डेथ दी, मौत दी। क्यों? उसके हाथ में परवाने हैं, ये 2 नौजवान क्यों मरे हैं? बॉर्डर पर मरे हैं, जंग में मरे हैं, ये क्यों मरे हैं? असल में इनको मौत देकर गॉड ने पहले इन 2 बॉयज को अपना विक्टिम बनाया, शिकार किया गॉड ने, और फिर उसके साथ गॉड ने वुडीफील्ड और बॉस को भी अपना शिकार किया। कैसे? उसके 2 बच्चे मारकर। 2 तो शिकार पक्के पक्के हो गए और 2 जो है जख्मी शिकार है उसके। ये भी गॉड से क्वेश्चन है उसका। उसके बाद फिर उसने देखा कि ये दोनों जो विक्टिम हैं, वुडीफील्ड और बॉस, ये दोनों विक्टिम है ना, शिकार हैं। किसके? गॉड के। ये दोनों शिकार फिर ये क्या कर रहे हैं? वुडीफील्ड, बॉस वुडीफील्ड को मौत दे रहा है, वुडीफील्ड बॉस को मौत दे रहा है, और फिर बॉस का बस वुडीफील्ड पर जहां तक चला है, उसके बाद कहीं बस नहीं चला तो उसने एक मक्खी को मार डाला है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं ओल्ड वुडीफील्ड इज एट द सेम टाइम गॉड। जब वो बॉस के पास आया, ठीक है, और उसने बॉस ने उस गॉड को, वहां जब आया तो बॉस ने उसे विक्टिम बना लिया। फिर यही विक्टिम गॉड की शक्ल में आया तो इसने बॉस को उसके बेटे की याद दिलाकर उसे विक्टिम बना दिया। फिर यही विक्टिम बॉस गॉड बनकर इसने फ्लाई को विक्टिम बना लिया। गॉड, वुडीफील्ड और बॉस विक्टिम। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए गॉड, एक दूसरे के विक्टिम, वुडीफील्ड और बॉस। फिर बॉस ने फिर एक विक्टिम बनाया और वो है फ्लाई। तो क्वेश्चन ये रेज किया गया, एक तो नेचर के हवाले से, गॉड के हवाले से, कि वो मौत क्यों देता है, टायरनी क्यों है, सख्ती क्यों है इतनी, हमें मौत ही क्यों दी जाती है। तो वो इतना मेहरबान है अगर, तो फिर वो हमें खुशियां ही दे सिर्फ हमें। और लोग इसमें कहते हैं कि खुशियां अगर आपको देगा तो आप उसे भूल जाएंगे, तो उन लोगों का दिमाग भी छोटा है। भाई गॉड को आप इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे सांस लेने का आपका रिदम बना दिया हमेशा हमेशा के लिए। क्या वो ये सिस्टम आपके माइंड में नहीं रह सकता? हर वक्त अल्लाह 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 कहते हुए इसके बगैर आप मर जाएं? ये भी तो पार्ट है। तो गॉड को आप अंडर एस्टिमेट ना करें ना, वो तो बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, और वो तो जो चाहे हो सकता है। आप कहते जी ये फिलहाल की चर्च की फतह हो जाएगी क्योंकि गॉड उनके साथ है, और जी वो जो कम्युनिस्ट हैं उनकी शिकस्त हो जाएगी, तो कहते हैं। तो फिर आपने ये जंगे क्यों कर रहे हैं? अगर हमारी विन होती है, चर्च ने विन करना है, तो फिर आप जंगे क्यों करते हैं? आपके साथ गॉड है तो करेगा वो आपके साथ ठीक, सारा कुछ आप ठीक हो जाएंगे, फिर जंगे क्यों करते हैं? अगर जंगे इसलिए करते हैं क्योंकि ये हुक्म आया है और क्योंकि हमने इनको सीधा करना है। भाई तुम गॉड को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो, वो क्या सीधा नहीं कर, तुमने सीधा करना है। गॉड तो कुन कहेगा, सीधा मामला, वेरी सिंपल। या तो आप ये मान लें कि वो देवता, वो अजीम हस्ती, वो ऑलमाइटी, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसकी पावर की लिमिटेशंस हैं, वो इतना कर सकता है, इतना नहीं कर सकता। या तो आप ये कहें, या फिर अगर आप कहते हैं बहुत अजीम ऑलमाइटी है, तो फिर आप ये कहें कि वो सब कुछ कर सकता है, और फिर आप आपस में ना लड़ो, आपस में ना लड़ो, तुम फसाद मत फैलाओ। वो करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, बेहतर कर देगा। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है
कि आप उस ऑलमाइटी पर्सनैलिटी को, उसकी असल शख्सियत को पहचानिए। ये मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल लेवल पर बात कर रहा हूं। आखिर सारी दुनिया जो उसे पूज रही है और रंग रंग में जो पूज रही है, आप ये तो ना कहें कि मेरा रंग ही ठीक है और मेरे एंगल से ही जो नजर आ रहा है वही ठीक है। आप अगर उसका असल तशख्खुस चाहते हैं, उसकी असल शख्सियत चाहते हैं, तो फिर आप उसे हर रंग में देखें, उसके असल शख्सियत को पहचाने कि वो ऑलमाइटी कितना अजीम है, जो कि एक हिंदू सुबह सवेरे उठता है उसको भी खाना खिलाता है वो, और जब वो उसे याद करता है तो वो उसको भी कहते हैं जी मेरे बंदे। वो उसका जिस डिमेंशन से नाम लेता है, वो उसे रब कहता है, उसे खुदावंद कहता है, उसे गॉड कहता है, वो कहता है जी मेरे बंदे। आपने ऐसा पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा? आपने ये क्यों कहा कि जब अल्लाह कहा जाएगा तो तब जवाब देता है? उस ऑलमाइटी की तो डिमेंशन नहीं है ना, उसकी हजारों डिमेंशन हो सकती हैं और उसकी कोई एक डिमेंशन नहीं हो सकती, उसकी हजारों डिमेंशन हो सकती हैं। तो आप असल में असल गॉड को तराशिए, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो। लाजमी नहीं है कि आप लाजमी असल उसकी शख्सियत को पहचानिए, असल शख्सियत को। और दूसरी बात, ओरेकल, मुब्द, इबादत कदा, ये आपका अपना बातिन है, ये आपका अंदर, ये आपके नर्व, ये थॉट, ये है ओरेकल, ये असल ओरेकल। मुब्द असल यहां है, यहां पर इबादत होगी। ये बात मैं इम्प्रैक्टिकल फिर नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आप उसे यहां से पूजना शुरू कीजिए, यहां से उसे, इसको मुब्द बनाकर यहां से पूजना शुरू कीजिए, आप इस यहां से उसकी इबादत करें आप, तो फिर आप असल शख्सियत को पाएंगे, एक डिमेंशन में नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि उसकी असल शख्सियत को पाना। ना पाए तो क्या नुकसान होगा? नहीं पाएंगे, एक डिमेंशन देखेंगे तो चर्च वाला हिंदू को मार डालेगा और मंदिर वाला मंदिर, मन का दर, मन के दर वाला वो दूसरे को नहीं जीने देगा। तो असल शख्सियत पा लेंगे तो फिर शायद आप पर एलिगेशंस भी लगे तैरुल कादरी वाली कि जी वो भी सबको मिक्स कर देता है, आप मिक्स करें। लेकिन ये एंगल है हर किसी के देखने के, जिनको इस चीज में इंटरेस्ट है, असल पर्सनैलिटी। मैं इन कुर्सियों पर जब धूप में बैठा होता हूं और दरख्त को देख रहा होता हूं, तो अब मुझे कोई कहे जी दरख्त के पत्ते को आप देखकर क्यों कहती हैं जी, वो बड़ा ही अजीम है कि ऐसी कैसी कैसी चीजें तख्लीक करता रहता है, आप पत्ते के जरिए गॉड को क्यों पहचान रहे हैं, चर्च के जरिए गॉड को तो फिर तो लड़ाई है। वो ऑलमाइटी है, हर जगह है, आप हर जगह पहचान सकते हैं, उसे जान सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस स्टोरी का दूसरा एंगल बताऊं तो फिर ये बनता है, भाई दूसरे के लिए गॉड बनकर उसको मज़िबा मत कीजिए। तुम तालिबान की तरह पाकिस्तानी मुसलमान फौजी का गला काट कर यूं लहरा लहरा कर उसकी तस्वीरें मत बनाइए। और तू फौजी होकर, मुसलमान होकर, किसी दाढ़ी वाले, किसी 4 बेटियों के बाप को, उसको तालिबान का नाम देकर उसे ज़िबा मत कर। दोनों के लिए है बात, क्लियर। तो बहरहाल मैन्सफील्ड ने तो सिंपली ये स्टोरी गॉड की टायरनी पर लिखी है कि गॉड जो है वो मौत देता है उस पर। और फ्रेडरिक रिच एक राइटर है, बड़ा जालिम राइटर है, बड़ा ही जालिम है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। मैंने 2 राइटर ऐसे देखे हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। एक म्यूपसा, ठीक है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, नेकलेस वाला। और एक ये फ्रेडरिक रिच, उसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी मूछें हैं। लेकिन ये बंदा जालिम है, अपने आइडियाज में बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता। और अस्तगफिरुल्लाह, एक बार तो इसने कहा, वैमिन इज द सेकंड स्टूपिड मिस्टेक ऑफ गॉड, कि औरत जो है वो देवता की सेकंड स्टूपिड मिस्टेक है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, ठीक है जी। फ्रेडरिक रिच ने कहा था। अच्छा लगा है?
یہ पता नहीं, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, चलो जी, एक तो बता दी मिस्टेक, सर्च करना पड़ेगा। फ्रेडरिक रिच ने ये भी कहा था, उसने कहा कि गॉड जो है वो ऐसे है जैसे किसी पत्थर की चक्की का मालिक हो और बड़ा मुतमईन ठहरा हुआ है और यूं बंदों की मुट्ठियां भर भर के चक्की के अंदर डालता है और नीचे से उसके चक्की ऊपर चलती है, उनका कीमा बनता है और कीमा बाहर निकल रहा है, जिस तरह के दाने ऊपर से डालते हैं और नीचे से बूरा निकलता है, उसका बिल्कुल पीसा हुआ आटा निकलता है। वो कहता है और गॉड इस सब पुरसकून चेहरे के साथ ठहरा हुआ है और बंदों को इसे डाले जा रहा है। कहीं पर डीजी खान में गाड़ी और ट्रक के अंदर तसादम हो जाता है, 5 मर जाते हैं, और कहीं पर कराची में 256 लोग एक ही प्लाजे में मर जाते हैं। कहीं पर ट्राली जो होती है वो ट्रक के ऊपर चढ़ी होती है, ठीक है, और कहीं पर तो इंडिया बंदे पर बंदा चढ़ता है, मर जाता है, ठीक है, बंदे पर बंदा चढ़ जाता है। वो इधर भी हमारे यहाँ भी बाज़ कर होता है, हंगामा होता है, बंदे मर जाते हैं। चलो जी, अल्लाह ताला जी सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला मैनसफील्ड को भी माफ़ करे, ठीक है, फ्रेडरिक रिच को भी अल्लाह ताला माफ़ करे, ठीक है। उसने अपनी समझ बूझ के तहत, अपने कल्चर के तहत उसने जो समझ में आया उसने कह दिया। जनाह से पूछा गया था, कैज़म जनाह से, कैज़म मोहम्मद अली जनाह से पूछा गया था, उसे कहा था कि जनाह जब तुम जाओगे अल्लाह के पास तो क्या जवाब दोगे? उसने कहा मैं जब जाऊंगा तो अल्लाह ताला कहेगा यस मिस्टर जनाह, यू हैव डन द बेस्ट जॉब। उसने कहा, वो मुझे कहेगा कि तूने बेस्ट जॉब की है। ये नहीं कहने का मतलब मैंने अपना हिस्सा अदा कर दिया, जो मुझे समझ आया मैं जो बोल रहा हूं, तो ये समझ बूझ, ये कल्चर सोसाइटी मेरे दादे रहीमी ने तो नहीं दी, ये सारे के सारे गॉड ने दी है। उसने दी है। जैसे कल्चर में मुझे अगर कम्युनिस्ट बना देता या मुझे खाना काबा के साथ पैदा कर देता तो इसमें हो सकता है मैं इमाम काबा होता। कम्युनिस्ट बना देता तो इसमें हो सकता है मैं बोतल पकड़ के बैठा होता। तो ये सारे उसके रंग हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए हर शख्स उसने जगह जगह पैदा करके रंग रंग के उसने रंगीनियां पैदा की हैं। तो आप कहें अल्लाह ताला सबको माफ करे। ये क्या बात हुई कि जी वो अंग्रेज था उसको माफ ना करे? अंग्रेज उसने बनाया है, माफ करे उसे भी, ठीक है। लो जी, अल्लाह ताला सबको माफ करे, रोशन आपको भी। लो जी मेरे बेटा पढ़े, आओ काफराना चीजें पढ़े। एक्यूट इंग्लिश नोट्स ऑन शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्ले। बच्चे मेरे देखते हैं कि हर दफा मैं बुक से पढ़कर ही जवाब ले कहता हूँ कौन सा नाम है। मुझे अपनी बुक्स का सही नाम शायद भूलता जा रहा है। अब हर दफा मैं देख कर टाइटल पढ़ता हूँ कि जी क्या नाम है। ओके जी, पेज नंबर 22 जी क्या कहती है? अच्छा, उम्र का तकाजा है जी। तुम्हारी कितनी उम्र है? बाकी 16 साल बाकी है। अच्छा ओके जी, आंसर देखें। विक्टिम्स, पेज नंबर 22। दिस इज अ स्टोरी ऑफ विक्टिम्स। ये शिकार लोगों की कहानी है। द ओल्ड वुडी फील्ड एंड द टी टोटल बॉस। ये कदीम वुडी फील्ड और ये पुरवकार बॉस और विक्टिम्स ऑफ क्रूअल फेट, ये जालिम किस्मत के शिकार लोग हैं। जालिम किस्मत ने इनको शिकार किया है, और डेस्टिनी, या ये मुकद्दर ने इनको शिकार बनाया है, किस्मत ने या मुकद्दर ने। और गॉड या जी छोटे वाला गॉड, ठीक है, एक बड़े जी वाला होता है, और जो बड़े जी वाला होता है तो वो वाकई बड़े जी वाला होता है।
उसका जी भी बड़ा होता है ना, ठीक है। और वो जी भी बड़ा कहता है, जी मेरे बंदे, उसका जी इतना बड़ा होता है कि सारी खलकत उसमें आ जाती है। तो बड़े जी वाला बड़ा जी सुनता है। आप थोड़ा सा बोलते वो बड़ा जी सुनता है, वो गुलाम बंदा बड़ा सुनता है, वो बड़ा जी सुनता है। बड़ा जी कहता है, उसका अपना मन जी भी बड़ा होता है, उसका कद छोटा नहीं होता, उसका जी बड़ा होता है, बड़े जी के जीदार होता है। बड़े जी के साथ ऑलमाइटी आ गया। हाँ जी, ऑलमाइटी है। बड़े जी वाला बड़े जी वाला होता है, छोटे जी वाला तो फिर छोटे जी वाला होता है ना। बस यहीं पर फर्क आ गया छोटे जी का और बड़े जी का। आगे समझ, ठीक है। लो जी, हम अपना बड़ा जी नहीं कहते, हमारा बड़े जी वाला जो है बड़ा मेहरबान है, वो क्रूअल नहीं है हम कहते। उसका जी बड़ा है, मन ही बड़ा है उसका। तो ये छोटे जी वाला है जो कि वुडी फील्ड को और बॉस को शिकार करता है। लो जी, हु बुचर्स देयर सन्स, और ये छोटे जी वाला जो गॉड है, इसे छोटा काम किया है ना, बुचर देयर सन्स, उनके बेटों को चीर फाड़ कर रख दिया है। किसके बेटों को? वुडी फील्ड और बॉस के। वंस वुडी फील्ड मेट विद द बॉस, अब इसका मतलब ये हुआ हमारी पिछली बात से, जो शख्स ये कहे कि फिलहां की चीर फाड़ जो हुई है वो बड़े जी वाले गॉड ने की है, तो हम कहेंगे नहीं, बड़े जी वाला बड़े जी वाला है, उसकी इंटरप्रिटेशन ये है ही नहीं। वो मेहरबान है, वो सुनने वाला है, वो चीर फाड़ वाला है ही नहीं, हम कहेंगे। तो चीर फाड़ किसने किया है? तो ढूंढो किसने किया है? बंदे ने किया है। और किसने किया है? चीर फाड़ बंदे बंदे के करते हैं, बड़े जी वाला गॉड नहीं करता, ठीक है। आए जी देखिए आगे। तो ये किस्मत ने या मुकद्दर ने या गॉड ने बुचर्स कर दिया उनके बेटों को। वंस वुडी फील्ड मेट विद द बॉस, एक बार वुडी फील्ड बॉस से मिला। ड्रैंक देयर, वहां पर उसने दूध पिया, दूध पिया, ठीक है। वाइन पी थी, वाइन, पानी नहीं, वाइन पी थी। पानी मांग तो नहीं रही। हाँ, हम कैसे, तुम स्टोरी पढ़ रही है, यहाँ पर आइडियाज इतने हो गए, आज हो गए पानी। ड्रैंक देयर, वाइन पी। चैटेड अबाउट डेड बॉयज, और उसने उन मरे हुए लड़कों गुफ्तगू की। एंड मेड हिम ग्रिम एंड ग्रेव, हिम बॉस के लिए आया है, और उसने बॉस को अफसुर्दा और दुखी कर दिया, हिज़्नो मलाल में मुब्तला कर दिया। बाय अनदर एंगल, एक और एंगल से देखा जाए, द विक्टिम वुडी फील्ड, वो जो शिकार वुडी फील्ड था, जिसको जो गॉड का शिकार वुडी फील्ड था, किस्मत का शिकार वुडी फील्ड था, इमर्ज्ड, वो उभर कर आया, एज अ डिस्ट्रॉइंग डेस्टिनी, तबाहकुन किस्मत बनकर सामने आया, टू द बॉस, बॉस के लिए। हालांकि ये गॉड का शिकार जो वुडी फील्ड है तो खुद शिकार, लेकिन ये बॉस के लिए कैसे इमर्ज हुआ है? जैसे कि गॉड हो, जैसे कि उसकी किस्मत हो, जैसे कि मुकद्दर हो उसका। एंड द विक्टिम बॉस इमर्ज्ड एज अ डिस्ट्रॉइंग डेस्टिनी, और ये जो विक्टिम बॉस था, इमर्ज्ड, ये बनकर उभरा है, डिस्ट्रॉइंग डेस्टिनी, तबाहकुन किस्मत बनकर उभरा है, टू अ बिजी डर्टी डाइंग फ्लाई, बिजी डर्टी और ये मरती हुई फ्लाई के लिए ये बॉस क्या बनकर उभरा है? डिस्ट्रॉइंग डेस्टिनी बन के उभरा है, तबाहकुन उसकी किस्मत बन के उभरा है। फ्लाई, द बॉस रिमूव द फ्लाई फ्रॉम इंक पॉट, बॉस ने इंक पॉट से फ्लाई रिमूव की। विद द एक्स ऑफ हिज पेन, अपने पेन के कुल्हाड़े से। पेन के कुल्हाड़े से मुराद पेन की निब से या पेन की जिब से। बंदे की भी जिब होती है ना, निब, पेन की भी जिब होती है। ऐसे क्या मजा होता कि आपको जिब से लिखना पड़ता,
इंक लगा लगा के लिखना पड़ता। वैसे मुझे फायदा होता, तेरा सर नीचे होता हर वक्त। तो जब भी ऊपर देखती मैं कहता रोशन लिखो, तुम ऊपर ना देख सकती। मेरा ऊपर देखने से आपको क्या हो रहा है? ना महरम हूं मैं, नीचे देखो। मैन फ्लाई स्ट्रगल्स, ये इंसान नुमा मक्खी, गौर करें बेटा, गौर करें। मैन फ्लाई, ये इंसान नुमा जो फ्लाई है, इंसान भी तो शिकार होता है ना बार बार, ये फ्लाई भी शिकार हुई है, तो इंसान से इसे तशबीह दी गई है। ये इंसान नुमा मक्खी जो है स्ट्रगल्स, कोशिश करती है। गॉड बॉस ड्रॉप्स और ड्रॉप ऑफ डेथ, ये देवता नुमा जो बास है इसके ऊपर एक मौत का कतरा डालता है। फ्लाई किस तरह है, वो आदमी की तरह है, और बॉस किस तरह है, वो टायरेंट गॉड की तरह है, जालिम गॉड की तरह है, वो उसको मौत देता है। हमारा गॉड वो वाला है ही नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशन ही वो नहीं है। जो मन की दुनिया से, मन के ओरेकल से असल शख्सियत पाएगा, उसका गॉड ज्यादा मेहरबान होगा, ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा अजीम होगा। ये जिनके कद छोटे होंगे, सर छोटे होंगे, उनका गॉड हमेशा उन्हें लड़ाता रहेगा, उन्हें लड़ाएगा, लड़ो। इसीलिए आप देखते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुल्ले शाह साहब देखें, बुल्ले शाह पर पीएचडी होती है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, और कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अजीम मुफक्किर वो है, उसकी फिलॉसफी ठीक है। और उसके मज़ार पर जब उर्स होता है तो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, वो कहते हैं की जाना मैं कौन, वो वाला है। बुल्ले शाह साहब मरना ना आई तो गोर पे या कोई और, मैं वो हूं ही नहीं जिसको तुम इंटरप्रेट करते हो, मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो वो हूं जिसके अंदर ओरेकल लगा हुआ है, और जिस गॉड को वो जानता है वो उसके बारे में कहता है, वो कहता है मैं भी अल्लाह तू भी अल्लाह, तो उसके बारे में तो यूं कहता है, उसकी फिलॉसफी तो अलग है। पता है ठीक कहता है गलत कहता है, अल्लाह ताला माफ करे हमें। मैन फ्लाई स्ट्रगल्स अगेन, और ये इंसान नुमा मक्खी फिर कोशिश करती है, एंड गॉड बॉस ड्रॉप्स और ड्रॉप ऑफ डेथ अगेन, और गॉड बॉस उसके ऊपर फिर एक मौत का कतरा गिरा देता है। मैन फ्लाई स्ट्रगल्स लॉस्ट, और इंसान नुमा मक्खी आखिरी कोशिश करती है, और फिर गॉड बॉस ड्रॉप्स और ड्रॉप ऑफ डेथ लॉस्ट, और फिर ये देवता नुमा बास जो है ये फिर उसके ऊपर एक कतरा मौत का गिरा देता है। नाउ इट डाइज लाइक अ लिटिल कैट, अब एक छोटी बिल्ली की तरह ये मर जाती है। यहीं से आगे कंडक्ट करूंगा अजान के बाद।
काज की आंख है मेरी। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज के तकरीबन तमाम लोग, बेटा इसे स्टॉप करो, यूरोपियन कंट्रीज के तमाम लोग इस वक्त वो गॉड को छोड़ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के तमाम लोग, क्यों? उन्होंने गॉड के नाम पर सलीबी जंगें लड़ी हैं। उनका गॉड जो उन्होंने तराशा, बनाया, जिस एंगल से, जिस डिमेंशन से देखा, उसके मुताबिक उन्होंने सारी दुनिया के साथ लड़ाई कर दी। अब वो कहते हैं कि जी गॉड को नहीं मानना, इसने तो हमारे बच्चे ज़िबा करा दिए। तो क्या हुआ? उन्होंने एक डिमेंशन देखी थी ना, आपके हिंदुस्तान के लोग, उन्होंने कहा मन दर, मन के अंदर दर, उसी के अंदर गार्ड रहता है। फिर तो हर इंसान के मन के अंदर गार्ड रह गया ना। फिर किसी इंसान को मारते हो तो गार्ड भी साथ मरता है। उन्होंने बंदा ना मारो, पीस पीस पीस, अशोका बुद्धा पीस, उन्होंने कहा। उनका स्पेक्ट्रम वाइड था, उन्होंने खुली बात कर दी। अब जब मन दर, मन के अंदर मुब्द हो और उसी के अंदर ही गॉड रहता हो, देवता रहता हो, फिर अब बंदे को नहीं मार सकते। चाहे उसका नाम मोहम्मद खालिद हो, चाहे उसका नाम नब्बी बख्श कंडेरा हो, चाहे उसका नाम कुमार हो, कोई राज हो, कोई उसका राज बब्बर नाम क्यों ना हो, चाहे वो संजय दत्त क्यों ना हो, अब उसको तो उसके अंदर गार्ड नजर आया ना। डिमेंशन वाइड हो गई, वसी हो गई। मैं कराची के अंदर अब्दुल लतीफ भटाई का नाम सुना है, एक उसके साथ और रहता था, उसका नाम था, मेरा ख्याल है, मुझे नाम में मुगालता है, पृथ्वी फकीर रहता था कोई। पृथ्वी फकीर पहले रहता था और शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब बाद में आए, दोनों वक्त के बुजुर्ग थे। वो पृथ्वी फकीर जो था वो हिंदू था, वो बड़ा माना हुआ बुजुर्ग था, उसके बड़े किस्से मशहूर हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब ने मुरीदों को भेजा, रतन, सलीम, असगर, अकबर, जाओ भाई उनसे मेरा सलाम पेश करो, क्योंकि इलाके में पहले से एक फकीर, एक बुजुर्ग, जाके मेरा सलाम पेश करो उसे। वो गए, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब ने सलाम भेजा है, कुछ फरमाइए। उन्होंने की फरमाना है? ओ मट्टी नहीं तो मैं राख हाँ। उन्होंने मुरीद ने उठ के पिंज दिता है उन्होंने, साढ़े बुजुर्ग मट्टी, तेरी ऐसी तैसी मारा है। वापस कह जी उन्होंने आपको मट्टी कह दिया, धूल कह दिया, आपको मारा है हमने। उन्होंने कहा उसने सही बात की थी। उसने कहा तेरा रब भी वही है, मेरा रब भी वही है, ऊपर डिमेंशन एक है। तूने इस जिस्म को मट्टी में डालना है, मरने के बाद मैंने जलाकर राख कर देना है। उस पृथ्वी फकीर की बात में दम था, स्पेक्ट्रम वाइड था। वो जो अकबर असगर गए थे उनका स्पेक्ट्रम वाइड नहीं था, उनका वसी वो नहीं था। पृथ्वी फकीर की एक और बात मुझे याद आ गई है, उसके बाद पढ़ाता हूँ। कहते हैं कि उसकी एक बार ना ऐसा होता था, उसकी गाय का घास एक गधा खा जाता था। वो गाय को डालता था घास, गधा आके खा जाता। पृथ्वी फकीर एक दिन बाहर आया, कहता है कि देवता, ए खुदा, ए रब, खुदाबंद, मौला, आका, सारे नाम लेकर उसने कहा। उसका मकसद तो, चाहे वो खुदा कहता, मकसद तो सारे नाम थे ना। उसने कहा इस गधे को मार दे। मैं तंग आ गया। सुबह उठा है, देखा है गाय मरी पड़ी है। देखा है गाय को हिलाया है सींग से, गाय मरी पड़ी है। गया है इलाके में से एक अंधे को पकड़ के ले आया है। कहते चाचा देखना ये क्या है। उसे देखा, उसने कहा मुझे लगता है ये गाय है। कहते इसको गौर से देख, गौर से इसको टटोल। अंधे ने फिर टटोला, ऊपर नीचे, थन शन हर चीज लेग। उसने कहा जी गाय है। कहता है अल्लाह मियाँ, अंधे को पता चलता है कि गाय है कि गद्दा है, तेनू पता नहीं चलिया। मारना गद्दा थी, तू मार भी गाय देती है। ये पृथ्वी फकीर के बड़े आइटम मशहूर है, इस तरह की कई बातें उसकी मशहूर है। ये बस हमें नहीं पता,
ले जी, man fly struggles, God boss drops a drop of death. Man fly struggles again, God boss drops a drop of death again. Man fly struggles last, God boss drops a drop of death last. Now it dies like a little cat. कौन मर गया लिटिल कैट की तरह? फ्लाई। ये फ्लाई मर गई लिटिल कैट की तरह, ये फ्लाई मर गई लाइक बॉयज, लड़कों की तरह, ये फ्लाई मर गई लाइक ड्रंकन वुडी फील्ड, ये फ्लाई मर गई लाइक मिजरेबल बॉस, लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये तमाम इंसानों की तरह मर गई। द गॉड्स वोन, देवता जीत गए। देवता जितने भी हैं, मैंने गॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया है, गॉड का भी इस्तेमाल हो सकता है। देवता जीत गया। बिकॉज, क्योंकि एज फ्लाइज टू वेंटोन बॉयज, जिस तरह शोखे बच्चों के हाथ में मक्खियां होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, वी टू द गॉड्स, हम भी देवताओं के हाथ में ऐसे हैं। जिस तरह छोटे शरारती बच्चों के हाथ में मक्खियां होती हैं, हम तमाम इंसान भी खुदा के हाथ में ऐसे ही हैं, देवताओं के हाथ में ऐसे ही हैं। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो अपने खेल तमाशे के लिए हमें मार डालते हैं। ठीक है, तो देवता भी ऊपर बैठे होते हैं। अगर एक मूवी आपने देखी तो उसके अंदर शतरंज देवता खेल रहे होते हैं, तो सारे काम वैसे नीचे हो रहे होते हैं। एक मूवी बनाई है उन्होंने। ठीक है, साहिबा तो अगर मूवी देखी है तो दोबारा कलमा पढ़ ले मेरा पुत्र। मैंने तो सुनी थी, तैयबा ने देखी हुई भी है। अच्छा, तो अगर देखा जाए, परवाने अगर देवता के हाथ में हैं, परवाने अगर खुदाबंद के हाथ में हैं, फिर तो सारे इंसानों को वही मारता है ना। परवाने तो फिर उसी के हाथ में तो वही मारता है, तो तमाम इंसान मरते हैं उसके हाथों। तो शेक्सपियर ने कहा था, उसने जिस तरह शरारती बच्चों के हाथों में मक्खियां होती हैं, इसी तरह हम तमाम लोग भी देवताओं के हाथ में हैं, और देवता अपने खेल तमाशे के लिए हमें मार डालते हैं। मैंने चूटी मार दी, मैंने चूटी मार दी, और मैं दूसरी चूटी ये मैं छोड़ दी। चूटी के लिए शायद मैं देवता हूं, और मैं अपने खेल तमाशे के लिए सिर्फ आपको एक एक्टिंग करके दिखाने के लिए मैंने एक चूटी जो कि आटा लेने जा रही थी उसे मार डाला। दूसरी जो अपने बच्चों को वहां पर ऑमलेट बना के लेकर जा रही थी, मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, लो जी, ये बड़ी अजीब सी कहानी है। शेक्सपियर भी शेक्सपियर है। टाइम, ले जी, वक्त का क्या इसमें असर है? देखो, वो बॉस भूल गया था ना उस दुख को। किस दुख को? हाँ, अपने बेटे की मौत को भूल गया था, तो वक्त ने उसके जख्म को भर दिया। वक्त जख्म भर देता है। जब वालिद की डेथ होती है तो इंसान को लगता है कि बस दुनिया खत्म हो गई है। जब भाई की डेथ होती है लगता है दुनिया खत्म हो गई, माँ की डेथ होती है लगता है दुनिया खत्म हो गई। फिर आप भूल जाते हैं, फिर आप एकेडमी में जाते हैं, किसी भुट्टा साहब के साथ बैठ के आप फिर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लम्हा भर के लिए भूल जाते हैं वो चीज़ें, और फिर ऐसा ऐसा वो सारी चीज़ें भूलती जाती हैं। ठीक है, तो टाइम इज अ हीलर। टाइम हीलर है, लेकिन देखिए किस तरह का हीलर है। मैंने इसको मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट किया है। वाइन, शराब, एम्स, हमारे मकसद, हम एम के पीछे जाते हैं जब, तो उस वक्त भी हम गम भूल जाते हैं। बिजनेस, कारोबार, और वीक चीटर, ये हैं तो सारे के सारे धोखेबाज, हमें धोखा देते हैं। कौन कौन धोखा देता है? वाइन, एम और बिजनेस, हमें ये सारे धोखा देते हैं, लेकिन ये छोटे धोखेबाज हैं, ये मामूली झांसेबाज हैं। द श्योरेस्ट चीटर, पक्का झांसेबाज जो है, पक्का झांसेबाज, इस टाइम, ये वक्त है। इट हील्स व्हाट रीजन कैन नॉट, ये ऐसे जख्मों को भर देता है जिसको अकल नहीं भर सकती। टाइम उन दुखों को भी मरहम बन जाता है, उन दुखों का जिनको हमारी अकल नहीं भर सकती, ठीक नहीं कर सकती। इट इज ग्रेट डॉक्टर, ये टाइम जो है अजीम डॉक्टर है। बट अनफॉर्चुनेटली इट किल्स ऑल इट्स पेशेंट्स। टाइम हीलर है, जख्मों को भर देता है, डॉक्टर हुआ ना, लेकिन ये ऐसा डॉक्टर है
जो अपने तमाम पेशेंट्स को मार डालता है। आखिर में मौत जो आती है किस वजह से आती है? टाइम की वजह से आती है। 70 साल के हो गए, भुट्टा साहब 170 साल के हो गए। सुभान अल्लाह। आमीन कहो, ऐसा हो जाए। आमीन। सांप बनना ना 100 साल बाद। मौत आ जाए आप ये कहेंगे अच्छा, ये कंसेप्ट देखिए, इन्होंने कहा जी आप भटकेंगे 170 साल होगी तो आपको मौत आ जाएगी। वो करे सिकंदर आजम गया था क्या करने के लिए? वो वहां आब हयात पीने के लिए गया था। वहां गया, देखा वहां पर कब्र पड़े हुए थे, सिसक रहे थे, बंदे पड़े हुए थे और वो कह रहे थे हमारी जान निकल जाए। वो कमजोर हो गए थे। क्यों? उन्होंने आब हयात पिया था और उसकी वजह से उनके अंदर से जान निकल रही थी। ओ भाई खुदा खौफी करो, मिसाल तो सही दो। ओ भाई जब आब हयात पी लिया, आब हयात का मतलब क्या है? आब हयात, हयात वाली पानी। जो पानी पिएंगे आपके हर एक सेल को हयात देगा ना। लेकिन सब एक मिनट पहले इंटरप्रिटेशन करना। हर एक सेल को हयात देगा ना, हर एक रग को, हर एक वेन को। आपके हार्ट के जितने सेल्स हैं, सेल्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म है, उसको भी ताकत देगा। क्रोमोसोम्स को भी ताकत हयात हैवर एवर की देगा। जब उसने सारे जिस्म के एक एक नुक्ते को, एक एक मसल को, पट्टे को उसने हयात दे दी तो उसका जिस्म कमजोर कैसे हो गया? मुझे पहले ये बताओ। हयात दी, तंदुरुस्ती नहीं दी। आहा। अच्छा, ये सुबह से ऐसे कर रही थी। मेरी सुने जवाब क्या निकले? तंदुरुस्ती। ये शुक्र है इसने ये नहीं कह दिया। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहेगी सर तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अरे भाई आब हयात पर फिर शक कर रहे हो, आब हयात को फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि आब हयात सिर्फ अंदर कोई सांस को सिर्फ देगी ताकत। ओए आब हयात जिस्म के एक एक अज़ा, एक एक सेल, एक एक साइटोप्लाज्म, उसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स के मौजूद तीन सबको ही देगी। कलमा पढ़ो बेटा तुम। तुझे कहा तो नीचे देखा कर। तो ये जो टाइम है ये बड़ा जालिम है। ये पहले हील तो करता है आपके जख्मों को, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको मार देता है। तो ये पक्का झांसेबाज हुआ ना। वाइन तो चलो छोटी झांसेबाज है, ये पक्का झांसेबाज है। ये दिखाता सज्जी है, मारता खब्बी है। समझते हैं ना? फेट एंड टाइम बोथ आर डबल डीलर। किस्मत और टाइम ये डबल डीलर हैं। ये दायां दिखाकर बायां मारने वाले हैं। ठीक है? मुल्तानी मारते हैं। एक मुल्तानी दाव होता है पहलवानी में, ऐसे गले लगाकर उसको ऐसे अड़ंगी देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो ये ऐसा करते हैं, दाई दिखाकर बाई मार देते हैं। गजाला तो ऐसे मुझे कर रही है कि जैसे गजाला ने मुल्तानी खाई हो कभी। अच्छा जी, ये फेट और टाइम दोनों जो हैं डबल डीलर हैं विद गुड जैगेंटिक स्माइल, और दांत पीस पीस कर हंसने वाले डीलर हैं। ये दांतों को पीस पीस कर, दांत दिखा दिखा कर हंसते हैं। कौन? फेट और टाइम। ओवर द ब्राउन ओल्ड अर्थ। इस ब्राउन ओल्ड अर्थ को दांत दिखा दिखा कर ये इसमें डबल डीलिंग करते हैं। मैंने अब ओवरऑल लिया है। ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया क्या है? इसके ऊपर हम छोटे छोटे जरों की तरह, नुक्तों की तरह, मिट्टी के छोटे छोटे धागे हैं ना हम, जो चिमटे हुए हैं इस जमीन के साथ। तो इस जमीन को किस चीज ने डेवलप किया हुआ है? किस चीज ने घेरा हुआ है? इसको टाइम ने, किस्मत ने, गॉड ने इसको घेरा हुआ है। और फेट और टाइम ये चीटर हैं। इस ब्राउन ओल्ड अर्थ के ऊपर हमेशा चीटिंग करते रहते हैं, दायां दिखाते हैं और बायां मारते हैं। इंसान को कहते हैं कि आओ फिलां जगह पर आ जाओ। इंसान वहाँ कोई अच्छी चीज़ गेन करने जाता है और वहाँ पर उसको मौत मिल जाती है, कोई और चीज़ मिल जाती है। बहरहाल सारी डिस्कशन वाज अकॉर्डिंग टू द मैन फील्ड्स कंसेप्ट। उसकी इंटरप्रिटेशन थी, ज़ाती कोई ख्याल नहीं था। अगर उसके अंदर बुजुर्गों की बात कोई हो गई है, दूसरी हुई है, दैट वाज जस्ट इंटरप्रिटेशन। हर शख्स का अपना अपनी एक सोच है, ख्याल है, और मैं पक्का अहले हदीस हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।